This Okay. conference will now be recorded. So today we are going to do the topic of food quality during processing. हमारे सिलेबस में फूड क्वालिटी दो तरीकों से है, एक ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फूड है और एक आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ फूड है। दोनों के पॉइंट्स और दोनों के कारण अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फूड क्वालिटी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फूड, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ फूड, तो हम ये पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले कि आपको बताया जा रहा है कि क्वालिटी होती क्या है, और इसी के अंदर हम जनरल हम इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारे इस टॉपिक का। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ फूड पॉइजनिंग, ठीक है, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम कंटामिनेशन। देन वी विल स्टडी हाउ टू हैंडल इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स, then general rules of food handling, then general rules for food handlers, then we will do prevailing food standards of India, then we will do the food adulteration as a public hazard. तो ये कुछ हम छोटी छोटी चीजें करेंगे। जैसे कि आपको पता है फूड क्वालिटी किस लिए जरूरी होती है। फूड क्वालिटी जरूरी होती है, देखिए, हमारे खाने को दूषित होने से बचाने के लिए, है ना। फूड पॉइजनिंग को रोकने के लिए फूड क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दोनों में, मतलब कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग होती है जब हम खाना पका रहे होते हैं, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग होती है जब हम खाना हमारा पक चुका होता है। तो आप खुद घरों से भी लगाइए, जब हम खाना पका रहे होते हैं तो हम कितना हाइजीन सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं। सब्जियों को धोते हैं, बार बार धोने के बाद उनको सुखाते हैं, फिर हम उनको बनाते हैं। तो हम कितना ध्यान रखते हैं, हम देखते हैं मसालों में कीड़े तो नहीं है। तो ये सब जो है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वाले पॉइंट है। आफ्टर प्रोसेसिंग हम क्या करते हैं, उसकी स्टोरेज, उसका टेम्परेचर, ये सब हम देख के देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वालिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस एंड नेसेसरी एट्रीब्यूट, a group of activity designed to assure a standard of excellence is called as a quality control. Food is a basic of for life. Quality for excellence in our food supply should be an important concern to the all food processor. Certain food or food products are defined by the regulations or policies called standards of identity. Quality defined by the regulation policies or standards is controlled by the federal and state agencies. अब यहाँ पे रेड पॉइंट्स में जैसे आप देख पाएंगे, कमिटमेंट प्लस अवेयरनेस प्लस टीम वर्क प्लस कम्युनिकेशन प्लस क्वालिटी कंट्रोल इज इक्वल टू सेफ, होलसम एंड कंसिस्टेंट फूड प्रोडक्ट। बेसिकली ये दो स्लाइड्स आपको क्या बता रही है, ये यही बता रही है कि हाउ क्वालिटी इज so much important to the food and food handler, right? जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ फूड और फूड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको रेगुलेशन की, जिनको लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है। उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी। उन फूड प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी कहा जाता है। और जो वो पॉलिसीज और जो वो रेगुलेशन देती हैं क्वालिटी की, वो कंट्रोल करती है हमारी फेडरल और स्टेट एजेंसीज। जैसे कि फसाई है ना, FSSAI, फसाई है, हमारी हैसब की टीम है। ये सब जो है हमारी फेडरल और स्टेट एजेंसीज होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक अच्छा सेफ और अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा फूड पाने के लिए हमें कमिटमेंट की जरूरत होती है, अवेयरनेस की जरूरत होती है, टीम वर्क की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, और एक क्वालिटी कंट्रोलिंग की भी नीड होती है। Two other categories that classify or describe additional quality characteristics of the food product are called as major and minor attributes. अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके मेजर एंड माइनर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेजर एट्रीब्यूट्स में आता है डिटरमाइंड टू बी नेसेसरी फॉर द फूड बट नॉट नेसेसरी फ्रॉम अ सेफ्टी और अ लीगल स्टैंड पॉइंट। माइनर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इट इज वेटेड बट नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द प्रोडक्ट और नॉट इजीली डिटरमाइंड। For instance, the desirable flavor property of the food are highly subjective, dependent upon the people, not easily measured, and should be minor attribute. Now, basically अब हम बात करते हैं, yes, लुक हम जैसे कि फूड क्वालिटी का एक सबसे मेन चीज है जो हम हमेशा अपने
अपने सराउंडिंग्स में कोई भी हम फूड प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं तो हमें देखने को मिलती है, वो क्या है, वो होती है हमारी लेबलिंग, ठीक है ना, स्पेसिफिकेशंस, इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन। जैसे आप कोई भी पैकेट आपने मार्केट से खरीदा, उस पैकेट के पीछे जब भी आप देखेंगे, ठीक है, उस पैकेट के पीछे आपको ऐसे ये सब बना मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो फोटो दिखाई जा रही है वो ब्रेकफास्ट सीरियल की फोटो दिखाई जा रही है, तो ब्रेकफास्ट सीरियल में ये इस तरीके का पीछे का नजारा होता है, ठीक है, उस पैकेट का। अब हर एक चीज का यहाँ पे मतलब है, जैसे कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोटो में, यहाँ पे दिखा रखा है कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, छठा क्या है, इस तरीके से। जैसे कि नेम ऑफ इंग्रेडिएंट, इंटरनल कोड नंबर, अफेक्टिव डेट, तो ये सब मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। वार्निंग, डेट यूज्ड बाय, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, ठीक है ना। इसकी न्यूट्रिफिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है, नेट वेट कितना है, मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है उसको, उसको ऑथराइज कौन कर रहा है, उसको लाइसेंस कौन कर रहा है, ये सब पॉइंट्स हमारे राइट साइड पे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी पॉइंट्स हैं, दीज ऑल पॉइंट्स कम अंडर द फूड क्वालिटी कंट्रोलिंग, राइट। जैसे कि ये लो फैट है, हाई फैट है, इसके अंदर कितनी कितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, सब इसके अंदर आता है। तो बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट स्पेसिफिकेशन कैटेगराइज्ड आर क्रिटिकल, मेजर, माइनर, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि, हेलो, या सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फोटो में आप देख पा रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में जैसे कि होल गेन राइस, शुगर, सॉल्ट, मोलेसेस, विटामिन ई, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद प्रिजर्वेटिव्स लिखे हुए हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं। प्रिजर्वेटिव्स कम फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट्स एज वेल, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, फ्रेशनेस इसकी कितनी रहेगी, प्रिजर्वेशन कितनी है इसकी, इसके अंदर विटामिन मिनरल्स कितने हैं। तो ये जो हमारे पैकेट्स के पीछे छपे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हमें कहा जाता है, हमें अथॉरिटी के थ्रू बोला जाता है कि अगर आप फूड बिजनेस में हो और आप कोई पैकिंग कर रहे हो, आप कोई कन्वीनियंस फूड बना रहे हो, तो यू मस्ट मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स ऑन योर पैकेट, ठीक है, फॉर द अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट। दूसरा पॉइंट आता है आपका इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट। इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट जैसे कि the prepared ingredient specification become a tool for the control. The information under each heading should be simple but informative. Improved supplier list for each ingredient and approved supplier list should exist and be available to individual responsible for purchasing and quality control. बेसिकली इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपको सप्लायर्स का पता होना चाहिए, आपको मार्केट का पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मेंशन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके ऊपर। तो इस तरीके से है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे एक और दूसरा फोटो देख पा रहे हैं कि कोकोनट ऑयल का ये फोटो है। तो कोकोनट ऑयल में देखो आपको पता चल रहा है कि इंग्रेडिएंट नेम, लेटरल कोड, ये सब तो है ही, कोड वगैरह एवरीथिंग इज मेंशन, न्यूट्रिफिक फैक्ट मेंशन है, बट मेन फोकस अभी हमारा है कि जो सप्लायर का नाम है, ठीक है, सप्लायर का नाम है और ये सब जो चीजें हैं इसके अकॉर्डिंग सप्लायर का नाम पूरा मेंशनड है। सप्लायर के बाद जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम प्रॉपरली मेंशनड है कि ये वर्जिन ऑयल है या पेस्चराइज्ड है या जैसा भी है, ठीक है ना। तो सप्लायर का मार्का है, सब कुछ, मतलब कि एवरीथिंग इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हमारे कन्वीनियंस फूड में कि कहीं पे भी लैक ऑफ नॉलेज ना रहे कंज्यूमर्स के लिए। तो इस तरीके से हम क्वालिटी कंट्रोलिंग कर सकते हैं फूड की, ठीक है। नाउ ये प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एंड रेसिपी, कई बार क्या होता है, ये वैसे तो डॉक्यूमेंटेड होती है हमारी, जैसे बीकानेर वाला की अपनी सारी रेसिपीज डॉक्यूमेंटेड है, जो कि वो किसी को नहीं देते, बस उनके पीसी के अंदर, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है ना। ऐसे ही कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन और रेसिपीज डॉक्यूमेंटेड होनी बहुत जरूरी होती है फॉर द क्वालिटी कंट्रोल पर्सपेक्टिव, ठीक है।
और डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मूला इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। देखो ये डॉक्यूमेंटेशन में आती है ये चीजें, जैसे कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इंटरनल कोड नंबर, इफेक्टिव डेट, लिस्टिंग ऑफ इंग्रेडिएंट कोड, percentage formula, batch yield, ingredient statements, additional information that can be a part of a formula document, or packaging, lot size, रेगुलेटरी कंसर्न, ये जितने भी यहाँ पे आप पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये सब डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट है, जो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोलिंग को इफेक्ट करता है, क्वालिटी कंट्रोलिंग में जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगेन इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि इतना सब कुछ, ये जो हम छोटे से बॉक्स के पीछे लिख मेंशन कर देते हैं, ये सब मेंशन करना इज जस्ट ड्यू टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है कि इतने ग्राम में इतना यील्ड्स निकलेगा, इतने ग्राम में इतने लोगों को सर्विंग मिलेगी, इतने ग्राम में ये होगा, तो वो ही तभी आप ये क्वालिटी कंट्रोल के पर्सपेक्टिव तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, नाउ now we have to consider, give me a minute, या प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स जैसे कि आपको पता है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी खाने की चीज को फिजिकली, बायोलॉजिकली, सेंसरी इवोल्यूशन के थ्रू, इन तरीकों से हम टेस्ट करते हैं, तो वो ही कहलाते हैं हमारे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, बेसिकली फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को फूड के भापना इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि साइज होता है, डायमेंशन होती है, वेट, वॉल्यूम, है ना, कंटेनर्स, तो ये सब आते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। कि भाई एक बात देखो ना, अब देखो काजू की अगर मैं बात बताऊं, काजू छोटे वाला काजू थोड़ा सस्ता आएगा, बड़ा काजू थोड़ा महंगा आएगा, कागजी काजू थोड़ा और महंगा आएगा। ठीक है, जो थोड़ा फैट वाला काजू होगा वो और महंगा आएगा, टुकड़ा सस्ता आएगा, और उनके टुकड़े में भी वैरायटी थी। तो ये क्या है? ये हमारा साइज, शेप, डायमेंशन, वेट के अकॉर्डिंग हम रेट लगा रहे हैं ना प्रोडक्ट्स का। तो इस तरीके से होते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, केमिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? केमिकल स्टैंडर्ड्स जैसे कि जब हम लेबलिंग करते हैं, तो लेबलिंग करते वक्त पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं। वो न्यूट्रिशन फैक्ट्स में ना हमारी सारी चीजें दी हुई होती हैं, जो कि हम अगर कल को कोई किसी को प्रॉब्लम हो जाती है हमारा फूड खाने से, तो हमारे बिजनेस अफेक्ट ना हो, इसलिए ये सब चीजें पीछे मेंशन की जाती हैं क्वालिटी कंट्रोलिंग की। वो अलग बात है कि हमें कुछ केमिकल्स के नाम नहीं पता होते और हमें समझ में नहीं आता, है ना, बट एज बीइंग अ फूड हैंडलर हमें पता होनी चाहिए ये चीज। वही जैसे आपको मैंने बताया था कि इन अ फूड इंडस्ट्री फूड कलर इज बैन। ठीक है, फूड कलर बैन है ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज इट कैन कॉज कैंसर, इट कैन कॉज वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी एंड माइंड, दैट्स व्हाई द फूड कलर इज बैन, एक्सेस यूज ऑफ फूड कलर इज बैन, सॉरी, एक्सेस यूज ऑफ फूड कलर इज बैन। एफएसआई के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा कुछ अमाउंट का फूड कलर यूज करने की इजाजत होती है। ठीक है, ऐसे ही ये जो भी हम खाने में केमिकल डालते हैं ना, वो उसके लेबल, उसके पैकेट के पीछे या कहीं ना कहीं मेंशन्ड होता है कि इसके अंदर ये चीज डली हुई है, सो दैट कि कल को अगर किसी को कुछ हार्म होता है वो खाने से, तो हमारा जो बिजनेस है या जो फूड हैंडलर है वो सेफ साइड है। ठीक है, अब या अब हम बात करेंगे कि भोजन विषाक्त होने के कौन से 10 प्रमुख कारण हैं, मतलब कि द 10 मेन रीजंस फॉर द फूड पॉइजनिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 10 मेन रीजंस ऑफ द फूड पॉइजनिंग। ठीक है, yeah, so now we will talk about the 10 main reasons of the food poisoning. Like food poisoning, आपको ऑलरेडी पता है कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग बेसिकली खाने को विषाक्त
होना, खाना जिस चीज से दूषित हो उसको, उस खाने को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, ठीक है। फूड पॉइजनिंग के हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि हमें डायरिया हो सकता है, हमें वॉमिटिंग हो सकती है, और भी अलग अलग बीमारियां हमें लग सकती है, ठीक है, अगर हम दूषित खाना या विषाक्त खाना हम अगर हम कंज्यूम करते हैं तो इनके कुछ कारण हैं। तो ऐसे 10 कारण मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ, जिन कारण से हमें हमारा फूड जो है वो पॉइजन हो सकता है, और उन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कारण है हमारा माइक्रोब्स, ठीक है ना। माइक्रोब्स को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। जीवाणु जो है, जीवाणु मैंने आपको पहले भी बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जीवाणु जो है हमारी हवा में सर्वत्र फैले हुए हैं, ठीक है ना। जब भी उन्हें उनके लायक तापमान अगर दिया जाता है, या उनके उनके लायक तापमान उन्हें मिलता है, तो वो प्रजनन करने लगते हैं, और उनके शरीर से निकलने वाले टॉक्सिन से खाद्य दूषित हो जाता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ बात, कि हमारी जो सराउंडिंग है दैट इज फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनका फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, उनके उनका उनके अनुसार उनको टेम्परेचर दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रजनन करने लगते हैं। प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन। तो वो प्रजनन करने लगते हैं, और वो उनकी प्रजनन की क्रिया से क्या होता है, उनके शरीर से कुछ टॉक्सिक गैसेस निकलती है, उन गैस से हमारा खाद्य दूषित हो सकता है। अब कई जगहों पे ये जो गैस जो निकलती है बहुत अच्छी भी होती है, जैसे कि बेकरी, स्पेसिफिकली इन बेकरी डिपार्टमेंट में हम स्पेशली जानबूझ के ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट मल्टीपल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। ईस्ट का खाना होता है शुगर, और ईस्ट को मारने का काम करता है सोल्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम देखना बेकरी में जहां पे भी हम ईस्ट यूज करते हैं ना, वहां पे सोल्ट एंड शुगर दोनों चीजें डाली जाती है। जैसे कि ब्रेड के अंदर आप मिल्क पाउडर डालते हो, मिल्क पाउडर इज अ सोर्स ऑफ अ शुगर, ठीक है, और सोल्ट भी डालते हो। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ जीवाणु हमारे खाने के लिए अच्छे साबित होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये खराब ही करते हैं हमारे खाने को, अगर हम इनको ढंग से हैंडल नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहला कारण हमारा फूड पॉइजनिंग का हुआ जीवाणु, दैट इज माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी के अंदर हमारे बैक्टीरियाज भी आते हैं, मतलब कि माइक्रोब्स एंड बैक्टीरियाज, इन दोनों को सेम कहा जाता है, माइक्रोब्स एंड बैक्टीरियाज। बेसिकली बैक्टीरियाज क्या होते हैं, अगर बैक्टीरियाज को अगर मैं आपको डिफाइन करूं, कच्चा या पक्का भोजन बहुत जल्दी संक्रमित होता है, ठीक है। ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि या तो कच्चा भोजन या पक्का भोजन बहुत ही जल्दी संक्रमित होता है, कंटामिनेटेड होता है, ठीक है। संक्रमण का मतलब होता है कंटामिनेशन। तो बैक्टीरिया जो कि एक सूक्ष्म जीवाणु है, बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीवाणु कहलाता है, ठीक है। उसके द्वारा उत्सर्जित उसके द्वारा उत्सर्जित जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो खाद्य पदार्थ को विषैला करते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर बैक्टीरिया भी किसी खाने के अंदर पनप गया है, किसी खाने के अंदर आ चुका है, तो वो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, टॉक्सिन गैसेस रिलीज करते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो बैक्टीरियाज भी हमारे माइक्रोब्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी टॉक्सिन छोड़ते हैं, गैस छोड़ते हैं, टॉक्सिक गैस छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारा खाद्य दूषित और विषैला होने लगता है। जैसे कि अगर मैं आपको बैक्टीरिया का नाम बताऊं, एक बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस उरेयस, यस, स्टेफिलोकोकस उरेयस। ये है एक बैक्टीरिया जो हमारे खाने को बहुत जल्दी खराब करता है, बहुत जल्दी विषैला करता है। और दूसरा अगर मैं आपको बैक्टीरिया का नाम बताऊं, इशेरिशिया कोलाई, कुछ कोलाई हैं, कुछ स्टेरिप्टोकोकस हैं। मतलब कि जहां पे भी स्टेफिलोकोकस या स्टेरिप्टोकोकस इस तरीके के नाम आते हैं, तो आप समझ, या सैमोलिना
सैमोनेला भी एक हमारा बैक्टीरिया है जो कि हमारे खाने को विषाक्त और दूषित करता है, ठीक है ना? इस तरीके के कोलाई बैक्टीरिया दूषित बेसिकली बताए हैं, ये बैक्टीरियाज अधिकतर मांस, मछली, अंडे, आलू, क्रीम और चीज और सलाद, इन सबको बहुत जल्दी दूषित करते हैं, इन सबको बहुत जल्दी अपने गिरफ्त में लेते हैं, राइट? तो ये है। और अगर इसका सेवन कर लेता है इंसान गलती से भी किसी भी बैक्टीरिया या जीवाणु का, ऐसे जीवाणु का सेवन कर लेता है जो मैंने आपको नाम बताया, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, इन तरीकों के अगर जीवाणु का आप सेवन कर लेते हो तो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है? तो इनसे बच कैसे सकते हो आप? किसी भी चीज को खाने से पहले, कंज्यूम करने से पहले अच्छे से धो लिया जाए, अच्छे से धो के, या अगर आपको ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी प्रिकॉशंस पढ़ लें, कोशस पढ़ लें और उनको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप तो ये आपका बहुत बड़ा रीजन फूड प्रोसेसिंग करें, ठीक है? तो एक रीजन है फूड पॉइजनिंग का। तो सबसे पहला रीजन, ठीक, मैंने आपको बताया माइक्रोब्स एंड बैक्टीरियाज, जिनको हम जीवाणु कहते हैं, ठीक है? दूसरा फूड पॉइजनिंग का कारण है हमारा पैरासाइट्स एंड रोडेंट्स। क्या होते हैं? जैसे कि हिंदी में क्या कहेंगे? परजीवी। यस यस, पैरासाइट्स आर परजीवी, पेस्ट्स आर कीट और रोडेंट्स आर मूषक। तो परजीवी को दूषित कर, और मूषक, परजीवी कीट और मूषक भी हमारे खाने करते हैं और खराब करते हैं। कैसे? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये पतंगे को, ये जो हमारे जितने भी फ्लाइज, कीट, मकोड़े, कॉकरोच, चूहे, ये जितने भी हमारे होते हैं, इनकी एसिड होता है इनके अंदर, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि राल छोड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि मतलब कि कुछ ना कुछ इनके शरीर से रिलीज होता रहता है, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होता है, कुछ एनिमल्स, कुछ परजीवी, कुछ मक्खियां, मच्छर ऐसे होते हैं जो कि अमीबा रिलीज करते हैं। तो अगर किसी खाने के ऊपर वो बैठ जाए, उन्होंने अमीबा रिलीज कर दिया, तो वो खाने के ऊपर अमीबा चला गया और वो खाना हम कस्टमर को दे देंगे, खाना कस्टमर कंज्यूम करेगा। तो जैसे ही कंज्यूम खाना करेगा कस्टमर, वो अमीबा उसके पेट में चला गया। अब अमीबा क्या करता है? अमीबा एक तरीके का बैक्टीरिया है। अमीबा क्या करता है? अमीबा भी मल्टीपल रिप्रोडक्शन करता है। मल्टीपल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? और अमीबा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बन, उससे क्या होता है? हमारे शरीर में उल्टी दस्त की बीमारियां लग जाती है, ठीक है? अगर अमीबा नहीं निकलता तो फिर हम क्या करते हैं? हम अपने शरीर का पीएच लेवल ठीक करते हैं। पीएच लेवल होता है हाइड्रोजन लेवल, राइट? तो इस तरीके से पैरासाइट पेस्ट कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बीकानेर में हर 15 दिन में, हफ्ते में पेस्ट कंट्रोलर्स आते हैं जो कि दवाई छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं, और कहीं पे भी छेद वगैरह उन्हें दिखता है तो उन्हें भर के जाते हैं, है ना? तो ये कारण होते हैं हमारे फूड पॉइजनिंग के, ठीक है ना? अच्छा, एक और होता है, अगर मैं आपको बताऊं, टेपवर्म ट्रिशिनेला, यस, टेपवर्म को ट्रिशिनेला भी कहते हैं। ट्रिशिनेला भी ट्रिशिनेला क्या करती है? एक ना बहुत फेमस बीमारी बीच में चली थी, ट्राइकोनिस, नहीं, ट्राइकिनोसी, यस, ट्राइकिनोसी नाम की एक बीमारी बीच में बहुत चली थी, और वो बीमारी जो थी ना, वो बीमारी सिर्फ टेपवर्म के कारण चली थी, ठीक है ना? टेपवर्म उस बीमारी को फैला रहा था। और टेपवर्म क्या है? टेपवर्म, ये जो पेस्ट होते हैं ना, ये पेस्ट के शरीर में से निकलने वाली एक ऐसी
मतलब कि जैसे किसी किसी पेस्ट के शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं तो वो टेप वर्म के रूप में होते हैं। टेप वर्म जैसे रेंग रेंग के चलने वाला कीड़ा होता है, वैसे होते हैं टेप वर्म्स। तो अगर 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 हमारी पेस्ट कंट्रोलिंग नहीं होती तो हमारा खाना बहुत ज्यादा दूषित हो सकता है। वो टेप अमीबा तो छोड़ते ही है, वो टेप वर्म भी आ सकता है खाने में। अगर टेप वर्म खाने में चला गया तो वो मरता नहीं, वो हमारे दिमाग में पहुंच सकता है वो कीड़ा, रेंग रेंग के, तो जिसके कारण हम पागल हो सकते हैं और हम मर सकते हैं। यस। और और भी बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं और ऐसे अलग अलग बैक्टीरियाज हैं जो कि घरेलू जानवरों द्वारा फैलाए जाते हैं। तो इसीलिए घरेलू जानवरों को का रोकथाम रसोई के अंदर बहुत जरूरी है। देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो मेरे सर थे ना, वो तो क्या करते थे, किचन में जैसे उन्हें कुछ चूहिया या कुछ ऐसा दिखता था ना, पैर से मार देते थे और पकड़ के फिर फेंक देते थे उसे। मतलब कि वो तुरंत मार देते थे पैर से, उनको इतनी प्रैक्टिस थी और चिड़िया भाग नहीं सकती थी उनके पैर के नीचे से, ऐसे उसको कुचल देते थे पैर से ही बिल्कुल। तो मतलब कि वो ये सिखाते थे हमें कि ये जैसे बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं, भाई यार क्यों किसी को मारा, क्यों किसी की हत्या की, हम ऐसा सोच जाते हैं। बट नो, वो हमारी हत्या कर देगा भाई, अगर तुमने उसको नहीं निकाला तो अपने घर से, या तुमने उसको नहीं मारा तो वो तुम्हारी हत्या कर देगा। वो मतलब कि रैट ड्रॉपिंग्स होती हैं खाने की, चूहे की मिंगन जिसे हम कहते हैं, तो अगर वो खाने के अंदर वो चली जाए तो हम बीमार हो सकते हैं, उनकी लाल लाल ये सब चली जाए तो हम बीमार हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए खुद बीमार होने से बेटर है उन्हें ही मार दो। ठीक है। और हमारे पास विभिन्न प्रकार के उड़ने वाले कीड़े होते हैं जैसे कि कॉकरोच, है ना। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मलेरिया, ट्रेकोमा और निद्रा प्रतिक्षण संचरण से होते हैं। तो इस तरीके के बेसिकली जो फ्लाइज वगैरह होती है ना, ये भी बहुत ज्यादा खाने को दूषित करती है, कंटामिनेट करती है, और कंटामिनेट करने के कारण हमारा खाना दूषित होता है, और जिसके माध्यम से हम बहुत ज्यादा बीमारियों से घिर सकते हैं। ठीक है। मूषक को तो हम जानते ही हैं, मूषक का तो काम ही होता है तबाही मचाना, अपने दांतों से वो छोटे छोटा काट देता है सारी चीजों को। ठीक है, हमारी रॉ मटेरियल को वो नुकसान पहुंचा सकता है। और अलग अलग लाइक दिमागी बुखार और इस तरीके की बीमारियां, आंतड़ियों में सूजन आ जाना, दिमागी रूप से बीमार हो जाना, और बुखार आना, अनिद्रा, नींद ना आना, ठीक है ना, इस तरीके की 25 बीमारियां हम हमारे शरीर में गिर सकती हैं, पेस्ट को अगर नहीं रोका जाए तो। राइट। तो दो ये बहुत बड़े रीजन मैंने आपको बताए जो कि फूड पॉइजनिंग के लिए कारगर हैं, जीवाणु और बैक्टीरिया, माइक्रोब्स इन बैक्टीरिया। दूसरा है पैरासाइट्स, पेस्ट्स एंड रोडेंट्स, मतलब कि पेस्ट्स। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा क्रॉस कंटामिनेशन, पार संक्रमण। क्रॉस कंटामिनेशन, पार संक्रमण क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक चीज की, एक वस्तु की स्मेल दूसरी वस्तु में चले जाना, ये कहलाता है हमारा क्रॉस कंटामिनेशन। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, खाद्य पदार्थों में बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जैसे कि हमें पता है ना। तो ये बहुत जल्दी संक्रमित होने लगते हैं, और यह संभावना भी बढ़ जाती है कि जब ये कीटाणु किसी एक खाद्य के अंदर है, और अगर हम उसको ढक के नहीं रखेंगे या बंद नहीं करेंगे तो दूसरे खाद्य के अंदर भी कूद सकता है ना। तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें हमें अ, हर प्रकार के खाद्य पदार्थों को अलग अलग स्टोर करना चाहिए, अलग अलग उनको ढंग से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनको स्टोरेज करनी चाहिए। लाइक नॉन वेज सेक्शन अलग, मिल्क सेक्शन अलग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अलग, और ड्राई वेजिटेबल्स अलग, लीफी वेजिटेबल्स अलग, और इस तरीके से हमें कैटेगरी कैटेगरी वाइज इन सबको क्या कहते हैं वो करके रखना चाहिए,
स्टोर करके रखना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से क्रॉस कंटामिनेशन को हम रोक सकते हैं। और क्रॉस कंटामिनेशन एक फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, एक फूड हैंडलर के लिए क्रॉस कंटामिनेशन रोकना। जैसे कि क्रॉस कंटामिनेशन हम किन किन कारणों से हम क्रॉस कंटामिनेशन करते हैं, जैसे कि हमने प्याज को काटा, प्याज को काटने के बाद या तो हम प्याज का चक्कू और चॉपिंग बोर्ड अलग रखें, ठीक है, या फिर उसको काटने के बाद तुरंत हम उस चॉपिंग बोर्ड और चक्कू को धो के ही उस पे दूसरा कोई काम करें। जैसे कि घरों में आपने देखा होगा, हमारी जो मदर्स हैं वो क्या करती है, अनियन के लिए ना, अनियन और गार्लिक के लिए जो नाइफ है वो अलग रखती है। वो किस लिए रखती है, इसीलिए रखती है क्योंकि प्याज और अदरक की स्मेल दूसरी किसी भी चीज में बहुत इजीली चली जाएगी, विद द हेल्प ऑफ नाइफ भी चली जाएगी। अगर आपने प्याज किसी चक्कू से काटी है, उस चक्कू से अगर आप दूध में चीनी मिला दो, तो वो चक्कू में जो प्याज की स्मेल थी वो दूध में चल जाएगी बड़ी इजीली। या आप कोई और सब्जी भी काट दोगे ना तो उसमें भी चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस कंटामिनेशन को रोकना और क्रॉस कंटामिनेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एक फूड हैंडलर के लिए। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा अनहेल्दी फूड हैंडलिंग। अनहेल्दी फूड हैंडलिंग क्या होती है? अनहेल्दी फूड हैंडलिंग होती है मतलब कि अस्वस्था कर भोजन को संभालना। जैसे कि देखो, आप लोग फूड हैंडलर्स हैं, आप लोग शेफ हैं, आप लोग खाना बनाते हैं, तो अगर आप लोग खुद बीमार हैं या आप खुद पर्सनली हाइजीन, सैनिटेशन, पर्सनल ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे, तो खाना भी खराब होगा ही होगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि खाना बनाते बनाते आपकी छींक आ गया, आपने हाथ नहीं लगाया, खाने के ऊपर ही छींक दिया, तो आपके जो छींक में जो कीटाणु है वो खाने में जाएंगे, उस खाने को कोई और खाएगा, बीमार पड़ जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल आपको जुकाम है या आपको खांसी है, आप खांसे जा रहे हो, जुकाम पूछे जा रहे हो, खाना बनाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया खाने के अंदर बहुत जल्द चला जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो पका हुआ या कच्चा खाना होता है वो बहुत जल्दी संक्रमित होता है, ठीक है। इसीलिए आपको अपना जैसे खुजलाना और पसीना, इन सब की रोकथाम के लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलने चाहिए। आपको कम कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करना चाहिए, कम आभूषणों का इस्तेमाल करना चाहिए खाना बनाते समय। और दूसरी बात, आप स्वस्थ होने बहुत जरूरी है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में बीमारी है, आप बीमारी से ग्रसित है, तो आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू रहे, खाने खाने को आप बहुत जल्दी खराब करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप छुट्टी ले लें अगर आप बीमार हैं तो। और दूसरी बात, अगर आप बीमार होते हैं तो आप अपनी पूरी टीम को भी बीमार कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हमारी एक दूसरे से फैलती है, ठीक है। और जैसे कि जूठे खाने को अलग से फेंका जाए, ठीक है, जूठे खाने को फ्रेश खाने में ना मिलाया जाए, या टॉयलेट करने के बाद हाथ धोना, छींकने के बाद हाथ धोना, जूठे बर्तन उठाने के बाद हाथ धोना, तो इस तरीके से फॉलो करना ताकि हम फूड पॉइजनिंग से बच सके। तो हमने किए 4 पॉइंट्स। सबसे पहला हमने किया जीवाणु, मतलब कि माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। दूसरा हमने किया पैरासाइट्स, पेस्ट्स एंड रोडेंट्स। तीसरा हमने किया क्रॉस कंटामिनेशन। चौथा हमने किया अनहेल्दी फूड हैंडलिंग। 4 पॉइंट समझ में आया आपको खाने के विषाक्त फूड पॉइजनिंग के? नाउ और मैंने आपको पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल आपको मैंने बताया ही था, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमारे फूड पॉइजनिंग के कुछ पॉइंट्स और बचते हैं जो कि हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आज हमारे फूड पॉइजनिंग के सारे पॉइंट्स नहीं हो पाएंगे, तो हम यही सेशन को करेंगे सेम वे में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको और बताऊं फूड पॉइजनिंग इसकी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल हर एक चीज में बहुत जरूरी होता है। अगर इक्विपमेंट्स की बात करें, इक्विपमेंट्स में भी क्वालिटी कंट्रोलिंग बहुत जरूरी होती है। जैसे कि इक्विपमेंट्स में कैसे, अगर आपने किसी मशीन का इस्तेमाल किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए आपने मिंसिंग मशीन का इस्तेमाल किया मूंग दाल को कीमा करने के लिए,
ठीक है ना। तो वो कीमा करने के बाद आपने उस मशीन को साफ नहीं किया या उसको ऊपर ऊपर से साफ कर दिया, उसके पार्ट्स को निकाल के साफ नहीं किया, तो क्या होगा, उन पार्ट्स के अंदर फंगस जम जाएगी, क्योंकि उसके अंदर खाना चिपका पड़ा है। मूंग दाल चिपकी पड़ी है कच्ची, और कच्ची मूंग दाल जो मैंने आपको बताया, कच्चा या पका खाना बहुत जल्दी संक्रमित होता है, तो वो चिपका पड़ा है और वो क्या होगा, वह बैक्टीरिया फंगस ये सब लगने लगेगी, क्योंकि हमने उसे साफ नहीं किया। और फिर हम जब दोबारा हम उसको यूज करेंगे तो वो फंगस हमारे खाने के साथ आ जाएगी, जिससे कि हमारा सारा खाना दूषित हो जाएगा। तो ऐसे इक्विपमेंट्स का भी सैनिटाइज होना, हाइजीनिक होना उतना ही जरूरी है जितना कि इंसानों का। तो इक्विपमेंट्स के ऊपर भी आपको पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल का एक ये भी पॉइंट है कि इक्विपमेंट्स को देखना, उनका भी ध्यान रखना। Yes, another very important perspective of quality controlling, food quality controlling is in process record. देखो, अगर आप बीकानेर से एग्जांपल लेके चले हम इस चीज से, आपने देखा होगा बीकानेर हर एक चीज रिकॉर्डेड है बीकानेर में, है ना। अगर आप अपने सेक्शन से स्टोर लेने जा रहे हो, तो पहले आपका उस्ताद पर्ची लिख के देता है, फिर वो पर्ची आप डिस्पैचिंग एरिया में देते हो सेक्शन के, और वो डिस्पैचिंग एरिया वाला आपको लिस्ट निकाल के देता है, और वो लिस्ट आप लेके जाते हो नीचे स्टोर में, और स्टोर वाला फिर वो लिस्ट से आपको सामान निकाल के देता है, और फिर वो वापस आप लेके आते हो अपने सेक्शन में। तो क्या है, कितना रिकॉर्ड हुआ है ना, पहले आपका सेक्शन वाले पीसी में रिकॉर्ड हुआ, फिर आपका नीचे स्टोर वाले पीसी में रिकॉर्ड हुआ, है ना। तो इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेनिंग भी क्वालिटी कंट्रोल को क्वालिटी कंट्रोलिंग में सहायक होती है। रिकॉर्ड मॉनिटरिंग भी, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड कीपिंग भी एक वे है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, गैदर करने का, राइट। इसके भी अलावा ऑफिस के अंदर अलग से हमारी सारी इल्ड, टेम्परेचर, साइज, शेप, इंग्रेडिएंट यूसेज, प्रोडक्ट लाइफ बैलेंस, ये सब कुछ हमारा डॉक्यूमेंटेड और लिखा हुआ होता है, ताकि हमें कभी भी अगर हमारा स्टाफ चेंज हो रहा है या एनीथिंग कुछ भी हो रहा है तो हमें पता चल जाए तुरंत। ठीक है, एक क्लियर विजन मिले हमारे बिजनेस को, हमारे फूड हैंडलर्स को, कि भाई ताकि कोई ट्रबल ना हो कहीं पे भी। तो इसीलिए हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेड होना और हर एक चीज की रिकॉर्ड कीपिंग होना बहुत जरूरी है फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बात करना चाह रहे हैं हम सीसीपी की। सीसीपी होता है हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जैसे कि अभी मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, दैट फॉल्स अंडर द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, माइक्रोब्स, पेस्ट्स, है ना। तो ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के अंदर ही आता है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एक फूड इंडस्ट्री में फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, असामान्य, ठीक है ना। तो जो कि आपके खाने को दूषित करे, वो पॉइंट सारे आपको पता होने चाहिए, वो सब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे हैसप ने हमें 7 क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि दीवारों में छेद का पाना, जालों का होना, ठीक है, फूड हैंडलर का बीमार होना, और पानी का कहीं पे खड़ा रहना। तो ये सब क्या है, वहां पे कीड़े मकोड़े अपने आप ही पनपने लगेंगे, खुली नालियों का होना। तो ये हिसाब है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स भी पता होना चाहिए आप सभी को क्या क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के, जो मैंने आपको बताए थे कि गंदे नाले के पास या गंदे एरिया के पास फैक्ट्री का होना, आपकी फूड प्रोसेसिंग, या फिर दीवारों में छेद, काउ वेब्स, ये सब जो मैंने बताया यही सब है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फूड क्वालिटी। ठीक है, तो ये सब आज हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है,
कल हमने जो फर्दर जो हमने छोड़ दिए हमारे पॉइंट्स फूड पॉइजनिंग के और फूड क्वालिटी के, कल के बाद से हम वो करेंगे फर्दर, ठीक है। तो आज बेसिकली हमने क्या किया, हमने आज जाना कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग के 4 कारण हमने जाने, और इसके बाद हमने जाना फूड क्वालिटी कंट्रोलिंग क्या होती है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए क्वालिटी कंट्रोलिंग के तहत, राइट। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है रिगार्डिंग टू दिस टुडे